वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियोस में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करे थे। अब इस वीडियो में हम हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम आधे प्रिंसिपल्स कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आधे प्रिंसिपल्स पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप जाकर देख लेना। अगर आप उस वीडियो को देखोगे और फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो जाओ मेरे चैनल पे और चेक करो वीडियोस और देखो और फिर एमसीक्यू लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फेयोल है। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो सबको पता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क फॉर एफिशिएंसी। मैंने मेरी वीडियोस में बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बोलता है कि एक टास्क को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन और डिसिप्लिन। तो इसका सही आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस काम को हम ऐसे पर्सन को देते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हो, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हो, जिससे वो काम के एफिशिएंसी इंक्रीज हो। अगर हम ऐसे पर्सन को दे दिया जिसमें वो एक्सपर्ट ना हो तो वो काम बहुत स्लो हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह हम एक ऐसे पर्सन को दें जिसमें वो एक्सपर्ट हो, जिसमें वो प्रोफेशन हो, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हो, तो वो काम बहुत जल्दी होगा, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। फोर्थ है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू फेयर। तो अभी मैंने समझाया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। इसका आंसर क्या है? सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, इंक्रीज्ड कंट्रोल, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, मोर एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट? स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। डिवीजन ऑफ वर्क से एफिशिएंसी बढ़ती है और स्पेशलाइजेशन इसका ये बेनिफिट है क्योंकि हम ऐसे पर्सन को काम दे रहे हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हो। फिफ्थ है, ऑथोरिटी शुड बी बैलेंस्ड विद। अब ये ऑथोरिटी शुड बी बैलेंस्ड विद किस प्रिंसिपल की बात हो रही है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऑथोरिटी कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, ऑथोरिटी ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। सिक्स्थ है, अकॉर्डिंग टू फेयर ऑथोरिटी इंक्लूड्स। ऑथोरिटी क्या इंक्लूड होता है? ओनली ऑफिशियल राइट्स, पावर टू पनिश, ऑफिशियल एंड पर्सनल अथॉरिटी, वोटिंग राइट्स। देखो, मैंने जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अथॉरिटी दो टाइप्स की होती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है और एक पर्सनल अथॉरिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफिशियल एंड पर्सनल अथॉरिटी। सेवेंथ है, व्हाट सेफ गार्ड्स शुड बी इन प्लेस फॉर मैनेजरियल अथॉरिटी। फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, ओवर रूलिंग पावर, मेजर्स टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर, एब्सोल्यूट कंट्रोल। तो इसका सही आंसर है मेजर्स टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर। जो पावर है उसका एब्यूज नहीं होना चाहिए, उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस ओबीडियंस टू रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, हमें ओबीडियंट होना पड़ता है? कौन से प्रिंसिपल की बात की जा रही है? यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी। तो इसका सही आंसर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो प्रिंसिपल है उसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एग्रीमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंश्योर्स डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे होगा? हार्श पेनल्टीज, अगर हम एम्प्लॉयज़ पे, वर्कर्स पे हार्श पेनल्टीज लगा दें, स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट कर दें। गुड लीडरशिप, फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस पेनल्टीज। मतलब एक गुड लीडर हो, फेयर एग्रीमेंट्स हो, सब
सबको फेयरली ट्रीट करे, बराबर ट्रीट करे, जुडिशियस पेनल्टीज ज़्यादा हार्श ना हो, एक नॉर्मल पेनल्टीज हो, रिवार्ड्स ओनली सिर्फ उनको रिवार्ड दे तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा, स्ट्रिक्ट रूल्स विदाउट कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है गुड लीडरशिप, फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस पेनल्टीज। जब एक लीडरशिप अच्छी होगी, जब लीडर डिसिप्लिन फॉलो करेगा, लीडर कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी वर्कर्स में, और अब डिसिप्लिन फॉलो करेगा कुछ उसको देख कर वर्कर्स भी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। फेयर एग्रीमेंट्स, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, सबका एक जैसा फेयर एग्रीमेंट हो तो डिसिप्लिन बढ़ेगा, ठीक है। और जुडिशियस पेनल्टीज, ज़्यादा हार्श पेनल्टीज भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है उसमें यही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है? एवरी एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मल्टीपल सुपीरियर्स। हर एक एम्प्लॉय को मल्टीपल, एक से ज़्यादा सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। देयर शुड बी वन मैनेजर फॉर ईच टीम। हर एक टीम का एक मैनेजर होना चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हर एक सिंगल एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। द सेम डायरेक्शन फॉर द होल कंपनी। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हर एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, और उसका एक ही बॉस होता है, एक ही सुपीरियर होता है जिससे उसे रिपोर्ट करना होता है। तो इसका सही आंसर है ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कैन लीड टू। अब भी मैंने बताया कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। अगर हम एक सुपीरियर से ऑर्डर नहीं रिसीव करेंगे और मल्टीपल सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, बेटर टीम वर्क होगा, कंफ्यूजन एंड डिसिप्लिन इश्यूज और हायर प्रॉफिट्स। तो इसका आंसर है कंफ्यूजन एंड डिसिप्लिन इश्यूज। जब हम मल्टीपल सुपीरियर्स को ही सुनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसकी सुने, क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन होगी और फिर डिसिप्लिन इश्यूज भी होगा, डिसिप्लिन भी हार्म होगा, डिसिप्लिन भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज। यूनिटी ऑफ कमांड अभी पढ़ा हमने, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? वन पर्सन वन जॉब, ऑल टीम्स फॉलोइंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ईच ग्रुप activity should have one head and one plan, each employee has the freedom to choose direction। unity of direction मतलब क्या होता है कि हर एक ग्रुप का एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसका सेम ऑब्जेक्टिव है तो उसका हेड भी सेम होना चाहिए। सिंगल या पर्टिकुलर ग्रुप के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सिंगल ही हेड होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी, ईच ग्रुप एक्टिविटी शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान। Which principle avoids overlapping of responsibilities between divisions? Unity of command, subordination of individual interest, unity of direction or discipline। तो इसका सही आंसर है यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन। जब हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जब हमें पता होगा कि हमें एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना है, हमारा एक ही हेड है, हमारा एक ही प्लान है, तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हमें क्लियर होगा कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डिफर इन दैट। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? कमांड इज फॉर ग्रुप, डायरेक्शन इज फॉर इंडिविजुअल। कमांड deals with planning, direction with supervision. Command is individual based, direction is goal based. Command is optional, direction is mandatory। तो देखो कमांड इज ऑप्शनल, डायरेक्शन इज मैंडेटरी, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कमांड इज फॉर ग्रुप, डायरेक्शन इज फॉर इंडिविजुअल, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ग्रुप के लिए होता है मेनली और कमांड पर्टिकुलर पर्सन के लिए। कमांड डील्स विद प्लानिंग, डायरेक्शन विद सुपरविजन, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कमांड इज इंडिविजुअल बेस्ड, डायरेक्शन इज गोल बेस्ड। इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स। एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी पनिश्ड, ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मैनेजर मस्ट लिसन टू इंडिविजुअल
टू ईच इंडिविजुअल्स वर्कर्स इंटरेस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमें हमारा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है या पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसको हटा के जो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देनी है, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ वायलेटिंग सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज, अगर हम सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, इसे फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉलोइंग कंपनी रूल्स, कंपनी के रूल्स को फॉलो करना, मैनेजर यूजिंग कंपनी कार फॉर पर्सनल यूज, एम्प्लॉय वर्किंग ओवर टाइम, मैनेजर रिजेक्टिंग ब्राइब्स। इसका सही आंसर है मैनेजर यूजिंग कंपनी कार फॉर पर्सनल यूज, क्योंकि वो कंपनी की जो कार है वो कंपनी के जो काम है उसके लिए यूज़ होती है, लेकिन वो कंपनी को छोड़ के अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो फिर वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फेयल हु इंश्योर्स दैट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हु इंश्योर द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट? सुपरवाइजर्स ओनली, गवर्नमेंट, मैनेजर्स बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स। तो इसका सही आंसर है मैनेजर्स बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। जब मैनेजर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे एम्प्लॉय के साथ, वो अच्छे से रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और वो कंपनी के गोल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो उनको देख के बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी फॉलो करेंगे और वो भी वैसे ही करेंगे। तो मैनेजर्स बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, मैनेजर्स एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे हमें कंपनी के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ओनली टेक्निकल वर्क, ओनली मैनेजरियल वर्क, टेक्निकल एंड मैनेजरियल वर्क बोथ, ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो फेयर के प्रिंसिपल कहाँ एप्लीकेबल है? बोथ टेक्निकल एंड मैनेजरियल वर्क। इसका सही आंसर है बोथ टेक्निकल एंड मैनेजरियल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेयर्स प्रिंसिपल्स पर्सनल अथॉरिटी इज, फेयर के प्रिंसिपल में पर्सनल अथॉरिटी क्या होती है? जो प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें दो टाइप की अथॉरिटी बताइए, एक पर्सनल अथॉरिटी बताइए और एक ऑफिशियल अथॉरिटी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेस्ड ऑन वन स्टेटस इन द कंपनी, पर्सनल अथॉरिटी मतलब बेस्ड ऑन वन स्टेटस इन द कंपनी, गिवन बाय द गवर्नमेंट, derived फ्रॉम इंडिविजुअल्स लीडरशिप क्वालिटीज और डी है नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो इसका सही आंसर है derived फ्रॉम इंडिविजुअल्स लीडरशिप क्वालिटीज। इंडिविजुअल की जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वही उसकी पर्सनल अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट है, इन फेयर्स व्यू अ कंपनी शुड अवॉइड डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डुअल सबऑर्डिनेशन, वर्कर ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है डुअल सबऑर्डिनेशन। कंपनी में हमेशा हमें डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।